फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 16, जो कि हमने 50 डेज़ का है ना किया है, टारगेट किया है। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी पढ़ा, देन इकोनॉमिक्स पढ़ा, कंप्लीट नहीं पढ़ा है बट 1 वीक में जितना भी रिवीजन हो गया है हम कर पाए हैं ना। अब हम 3rd वीक है तो हमारा स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये पॉइंट्स लिखने का पर्पज़ है क्योंकि अपने को पता है यूपीपीसीएस प्री 2025 की जो डेट है वो 12 अक्टूबर है, और उस पॉलिटी को भी इतना मेंस पर्पज़ से कंप्लीट करना 1 वीक नॉट इनफ है। ओके, तो हम क्योंकि सभी के पास लक्ष्मीकांत होता है ना, प्रियम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सब कुछ होता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट हमें ना कम्प्लीटली सोर्सेज कहीं नहीं मिलते हैं। और अगर हम वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लॉस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज बताती हैं, तब जाके कहीं पे फैक्ट पता चलता है। तो क्योंकि प्री जो है वो फैक्चुअल बेस्ड है, आप जितने क्वेश्चंस देखेंगे ना, मैं आपको शॉर्ट्स में भी वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। उस आप देखेंगे ना, मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा ना, क्योंकि मैंने भी प्री दिया हुआ है तो मुझे एक आइडिया, काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया है, तो मैं वही मैंने जितना इम्पोर्टेंट समझा वो मैं आपको फैक्ट बेस पे बताऊंगी। बहुत ईजिली अवेलेबल है, और इस क्लास को भी आप कंप्लीट करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये हिस्ट्री है वो है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो 15 अगस्त 1947 इंडिया स्वतंत्र हुआ था, है ना, ब्रिटिशर्स से। 1934 में एम एन राव रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट टाइम जो रिकमेंडेशन दी थी वो एम एन राव ने दी थी संविधान के लिए 1934 में। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी। ये असेंबली इसलिए बनाई गई थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्क होंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, कैसे हम इंडिया को रन करेंगे, उसके लिए हमारी एक काउंसिल बनाई गई थी। जैसे कि कोई भी आपके यहाँ भी कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो उसके पहले एक मेंबर्स 2-4 होते होंगे जो डिसीजंस लेते हैं, फिर उसके बाद वो स्टार्ट होता है ना, जो भी लॉज होते हैं। तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की गई 1946 में। देन 26 जनवरी 1940 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। हिंदी वालों को भी सपोर्ट करूँगी, है ना, क्योंकि हिंदी में जो सोर्सेज है वो बहुत कम मिल पाते हैं। तो मैं आपको जो मेंस का दूंगी ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये हमारा 50 डे चैलेंज के पार्ट होगा, तो आप कंटिन्यू करिएगा क्लासेस, ठीक है। ये हो गया केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो हमारे यहाँ जैसे कि ब्रिटिशर्स एंटर कर चुके थे, उन्होंने बक्सर, प्लासी, इन सब से अपना जो है एग्जिस्टेंस जो है इंडिया में क्रिएट कर लिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर बन चुके थे। उन्होंने डच, फ्रांसिस, है ना, इन सबको इंडिया से बाहर किया था अपने, है ना, बाहर किया था अपने पावर से। उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, वो क्योंकि उनका पर्पज़ मेन था इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, जो वेल्थ थी उसको इंडिया से ब्रिटिश ले जाना, है ना, अपना बिजनेस लंबे एरिया में, मतलब काफ़ी वास्ट करना, फैलाना, और इंडियंस की जो वेल्थ है उसको इंडिया से बाहर ले जाना। तो जो रूल्स बनते हैं वो 1773 से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स एंड मिस गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि जब आप प्राइवेट कंपनीज़ का भी देखेंगे, जब वो अपने प्रॉफिट पे आ जाती है तो उसे कोई मतलब नहीं होता है कि हम किसका मिस यूज़ कर रहे हैं। वो जो है ना, वो वेजेस, लेबर, कोई भी तरीके से एक ह्यूमैनिटी जो होती है वो भूल जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया था इंडियन वेल्थ को कि हमारी जो किसान हैं, हमारे जो नॉर्मल पर्सन हैं, उनके पास खाने तक को नहीं था, है ना, इतने डिज़ास्टर्स आते थे। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंट्रोल करना है, क्योंकि वो मिस गवर्नमेंट कर रहे थे, उसी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। 1773 में इस्टेब्लिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने, क्योंकि उस टाइम बंगाल में सबसे ज़्यादा अच्छी वेल्थ थी, वो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे थे,
वो काफ़ी अच्छी जनरेट कर रहे थे वहाँ से, तो इसलिए उसको पावर बनाया गया। तो वेस्ट, और जैसे कि कोई किसी भी बड़े एरिया को अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें रूल करना काफ़ी इजी होगा, तो इसलिए इसका एक पार्ट, दो पार्ट जो है प्रेसिडेंसी जो है वो मद्रास और बॉम्बे को दे दिया गया है ना। ये आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। आपको ना ईजिली नहीं अवेलेबल होगा, आपको काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही मिल सकता है। यहीं से हमारे ना इंडिया पे जो है वो कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो चुका था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन कॉलोनियल जो रूल है एक्चुअल में 1773 से स्टार्ट हुआ, जब उसने पावर में आ गई है ना। अब उसने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो वेल्थ बहुत ज़्यादा ड्रेन कर चुकी थी, तो हमारा फाइनेंस बहुत ख़राब हो चुका था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये मिस गवर्नेंस कर रही थी इंडिया में। कंट्रोल ओवर द कंपनी जो मनमाने तरीके से अपना यहाँ पे कुछ भी रूल्स बना रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, है ना। मतलब उन्हें प्रताड़ित, एक्सप्लॉइटेशन करना, है ना, उससे बचाने के लिए इरोजन ऑफ मोनोपोली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ना बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई थी, उसकी मोनोपोली हो गई थी, तो इसको तोड़ने के लिए भी स्टार्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो है, ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको 1781 में, इसमें कुछ इतने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स नहीं थे, इसलिए ये जो ये है ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये लेकिन डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आता है, तो ये जरूरी है। हमारा ये सेकंड है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये सिर्फ आप प्री क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्ट यही पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को बोलते हैं, या फिर 1781 के एक्ट को क्या बोलते हैं, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिया गया था। फिर है 1784, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल जो था वर्क उसको डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ही वो वही कंट्रोल कर रही थी, कॉमर्शियल को भी और पॉलिटिकल। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना पर्पस जो था वेल्थ देख रहे थे, प्रॉफिट देख रहे थे, तो उन्हें पॉलिटिकल वो कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पब्लिक को, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, इसलिए इसको डिवाइड किया गया ताकि हम दोनों पे फोकस कर सकें और जो भी अच्छे स्टेप्स हैं वो कर सकें। राजनीतिक मामले नियंत्रण हेतु कंट्रोल बोर्ड, एक कंट्रोल बोर्ड बना जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके फ्रेंड, तो ये हमारा जो है 1833 का एक्ट स्टार्ट होता है, बंगाल गवर्नर जनरल नाउ बिकम इंडियन गवर्नर जनरल, है ना। तो इसमें क्या था कि मैंने बताया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मिस गवर्नेंस कर रही थी, वेल्थ को काफ़ी ड्रेन कर चुकी थी, उन्हें यहाँ के पब्लिक से कोई मतलब नहीं था, वो जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने किया, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बंगाल गवर्नर जनरल इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम चेंज होकर ये हो गया फर्स्ट हमारे विलियम बेंटिक, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में ऐड किया गया ताकि आप भी अपने जो भी हैं रिकमेंड कर सके वो करें। फिर एक्ट है, नेक्स्ट एक्ट है 1853 का एक्ट। इसमें क्या हुआ कि ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, बट मैं आपको ये बता दूं इनके बारे में फ़िलहाल एक जो डिफरेंस होता है जो बेसिक, ताकि आप जब इसे रिवीजन करें तो आपके माइंड में ये चीज़ चले कि जो लेजिस्लेटिव होता है वो क्या बोलता है, पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट अंडर होता है ना। इसमें क्या है, जो रूल्स एंड लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं, है ना। इनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि ये इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं उन्हें साइन कर सकें या अप्रूव कर सकें, है ना। ये जो है इनका रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट्री के टेबल पे रिकमेंडेशन के लिए रखा जाएगा कि क्या ये एक्सेप्टेड है या नहीं। बट हमारा जो ये है एग्जीक्यूटिव है वो हमारे उसके अंडर में कौन आता है, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, है ना।
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी रूल्स एंड लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बिल पास होते हैं जिसमें वुमेन से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, या फिर जो भी रूल्स बनते हैं, कोई भी एक्ट आता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना, ये सारी पावर्स किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना भी सकते हैं या रिकमेंड जो किया गया है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, लेजिस्लेटिव के थ्रू, वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस पता चला होगा। अलाउड फॉर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये हुआ क्योंकि इंडियंस की जो डिमांड थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो चाहिए क्यों थी? उन्हें पावर चाहिए थी। तो हमने डिमांड करी कि हमारे मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करें, कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये बताइए, कोई आपका एरिया है, वहाँ कोई अदर पर्सन आएगा तो क्या वो ग्राउंड लेवल पर जान पाएगा कि उस गांव की या उस सिटी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, या जो वहाँ से उसका बर्थ रहा है, या फिर वो कम से कम एटलीस्ट 30 से 40 30 to 40 ईयर्स से वहाँ पे रह रहा हो, वही वहाँ की ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स जान पाएगा ना, कि कहाँ की रोड्स अच्छी नहीं है, वाटर प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, किस चीज़ की क्राइसिस वगैरह। न्यू पर्सन तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए इंडियन ने डिमांड करी कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। देन 1853 में इन प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रोविंशियल, प्रांतीय, इसको प्रांतीय बोलते हैं, मतलब क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है 1858। तो जो हमारा 1858 का एक्ट था, मैं हिंदी में आपको बता दें, एंड ऑफ कंपनी रूल्स यहाँ से एंड हो चुकी थी और हमारा कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था। जो पावर थी वो विक्टोरिया के हाथों में चली गई थी, है ना। उस टाइम पे कंट्रोल वही कर रही थी, तो है ना। और ब्रिटिश राज, स्टैब्लिश ऑफ ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी ना, वो लंदन में जो सेक्रेटरीट था, वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया का हो गया, ताकि हम वहाँ तक अपनी बातें बता सकें। नाउ गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल बन गया था। अब उसका फिर से टाइटल चेंज हुआ और वो क्या हो गया? वायसरॉय हो गया, है ना। ये चेंज होके, और जो हमारे फर्स्ट वायसरॉय थे कैनिंग, वो थे हमारे फर्स्ट वायसरॉय। कैनिंग इज द फर्स्ट वायसरॉय, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ना हिंदी में है द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली मतलब जैसे नहीं, मैंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो द्वैध शासन प्रणाली मतलब ऐसा होता था कि एक पावर कंट्रोल होता था हाई लेवल पे, फिर एक लो लेवल पे। वहाँ यहाँ से ये चीज़ एंड हो गई, इसकी भी एंड हो गई, है ना। और जो हमारी काउंसिल थी उसके मेंबर्स पहले 15 हुआ करते थे। काउंसिल जो थी उसके पहले मेंबर्स, काउंसिल के मेंबर्स कितने डिसाइड किए गए थे? पहले थे 15, उनको करके कितना कर दिया गया था? फिर कर दिया गया था 60, है ना। जो हमारे सेक्रेटरी थे इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया था, उसके लिए टोटल कितने मेंबर सेलेक्ट किए गए थे? 15 मेंबर। ये सब आपको फैक्ट है, ये सब याद रखना और ये सब प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ईजिली अवेलेबल हो रहा है, वरना मैंने तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैंने लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, है ना, मेंस का जितना भी क्लासेस का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देख देख के मैंने ये सब कंप्लीट किया था। जो हमारा 1861 का एक्ट था, है ना, तो अभी तक जैसे आप देख रहे थे एक पावर हो जाती, बंगालिक पावर हो गई थी, वहीं से सब कंट्रोल हो रहा था, है ना। तो यहाँ से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है, मतलब विकेंद्रीकरण, कई करण। अभी हमारा डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ही चल रहा है, ठीक है। मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी दिल्ली में है, बट हम 28 स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो अपने अपने स्टेट में वर्क कर रहा है। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर डिमांड हो रही है अदर स्टेट की, और अगर वो सही बेस पे है, सिर्फ लैंग्वेज बेस पे नहीं है, तो हम उसे डिसेंट्रलाइज करते हैं ताकि
आपको ही पता होगा, एक बड़े पब्लिक को एक ही इंसान कंट्रोल करेगा तो उतनी अच्छी लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं वर्क करेंगे, बट छोटे छोटे पार्ट में पीपल्स होंगे, वर्किंग लोग होंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, है ना। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं पे स्टार्ट हुआ, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। मैंने आपको बताया था कि लंदन के सेक्रेटेरिएट में इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का एग्री हुए थे, तो हमने गवर्नेंस में भी इंडियन, क्योंकि इंडियंस डिमांड कर रहे थे इंडिया हमारा है। अब सिर्फ ब्रिटिशर्स हमें कैसे बताएंगे कि हमें किस चीज़ की नीड है, या हमारे जो जनरल जो किसान हैं, जो इतने हम इतने ज़्यादा डेवलपिंग नहीं थे ना, हमारे 80% 70% ग्रामीण थी, गाँव में विलेजेस में थी। अब वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे कि उन्हें उनके राइट्स क्या हैं या फिर उन्हें क्या मिलना चाहिए, वो इतनी अवेयर नहीं थे। तो उसके लिए हमें गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन चाहिए था, जो कि हमें 1860 में इंक्लूड किया गया। लॉर्ड कैनिंग, जो कि मैंने बताया आपको कि वायसराय जो पोस्ट है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके बना था। तो फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने इसी टाइम काउंसिल जो है, परिषद जो है वो एक्सपेंड हुई थी, बड़ी हुई थी। उसमें 3 मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये आपको इतना ईजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा कहीं भी। नेक्स्ट है हमारा 1892। ये था 1892 का एक्ट, है ना। इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे अभी हमारा क्या इनडायरेक्टली इलेक्शन चल रहा है, बट इतना भी मिल गया आपको, इतनी पावर मिल रही है कि आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट में आपको पावर दी जा रही है। यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हुआ हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी, है ना। बजटरी फर्स्ट टाइम यहाँ यहीं से बजट जो है हमारा एंटर किया था 1892 में। और उस बजट को कैसे वर्क करेंगे, कितना एलोकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पावर्स, मतलब क्या वो काम करेगा नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पावर भी यहीं से मिली। इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन, लिमिटेड इम्पैक्ट। वर्क तो बहुत कुछ हुआ, इतने सारे एक्ट्स बने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, है ना, इंडियंस के लिए, बट जो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उतना नहीं मिला, बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट इसका प्रभाव पड़ा, है ना। फिर ये मैं आपको अभी ना 1 वीक का क्योंकि क्लास, और हम रिवीजन प्री के लिए काफ़ी फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना भी चाहती हूँ कि आपके अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, प्लीज़ मैं इस पर इसीलिए फोकस कर रही हूँ, है ना। नेक्स्ट है 1909 का, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो। नेक्स्ट है हमारा एक्ट जो है वो है 1909 का, जिसको मार्ले मिंटो बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम ये दोनों ना नाम है क्योंकि ये इसी टाइम पे वर्क कर रहे थे, है ना, मेन मेंबर थे। एक्सपांडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने बताया था ना कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी जिसमें 16 मेंबर्स थे, उसी को हमारा 60 में चेंज कर दिया गया, एक्सपांड किया गया और 60 मेंबर्स इलेक्ट किए गए। सेपरेट इलेक्शंस, यहीं से मुस्लिम कम्युनिटी, जो अभी तक मुस्लिम कम्युनिटी थी जो डिमांड कर रही थी कि हमें 1907 में, आपको पता है 1906 जब बंगाल डिवाइड हुआ था, है ना, 1905, ये सारे डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। उसी टाइम पे मुस्लिम्स भी अपना ना इलेक्टोरेट एरिया चाहती थी, कुछ परसेंट चाहती थी, तो यहीं से 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स किया था। और सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं ये ना डिवाइड एंड रूल का भी पावर था, उन्हें पता था कि ये यूनिटी में है तो ये पावरफुल है। जैसे कि 1857 में आपने देखा था कि हमने मिल के काम किया था, तो जिसके पास से हमने इतना ज़्यादा, ठीक है हम जीत नहीं पाए थे, है ना, विन विन सिचुएशन नहीं थी, बट हमने फिर भी ना ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया था कि वो डर गए थे। इसी वजह से 1858 का जो जब कॉलोनियल रूल आ गया और जो विक्टोरिया थी उन्होंने अपने हाथ में गवर्नमेंट्स ले ली थी, क्योंकि वो डर गए थे कि इंडियंस कर सकते हैं। वहीं से इनका टारगेट था कि ये जो पावर बन रही है, ये जो इनकी ये यूनिटी है ना, यही इनकी पावर है और इसे ही हमें तोड़ना है, तभी हम रूल कर पाएंगे। तो इसीलिए ना ब्रिटिशर्स का एक बहुत ज़्यादा स्लोगन चलता था, डिवाइड एंड रूल, मतलब उन्हें अलग करो और फिर उसका रूल करो, क्योंकि
जब उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी तो वो रोल करना ज़्यादा ईजी होगा, और यूनिटी में होंगे तो आप उनको चेंज नहीं करोगे, माइंड से चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। 9009। तो आज की फॉर टुडे मतलब आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और डिटेल से करेंगे, और ये प्री पर्पस है, मैं आपको पूरा डिटेल में, आप शॉर्ट्स में देखना, मेरे जो मेंस के नोट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।